वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगी। यूँ तो इंटरनेट आप सभी जानते हो, लेकिन यहाँ इंटरनेट का संबंध संचार से है, इसलिए तो टॉपिक थोड़ा सा बदल गया है। इससे पहले मैंने आपको रेडियो बताया कि संचार के लिए रेडियो एक प्रकार का माध्यम है, टेलीविज़न एक माध्यम है और सिनेमा। हालांकि सिनेमा में कोई डायरेक्टली आपको संचार की न्यूज़ नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली इसमें आपको ऐड वगैरह के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारे मॉरल्स मिलते हैं। तो इस तरह से सिनेमा भी एक संचार का माध्यम है। अब बात करूँ मैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में पल भर में ही आप अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। ये एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग ले सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो आप ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कवरेज के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट में जहां पढ़ने लिखने के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, संभावनाओं के लिए नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इनमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी यही है कि हमें इनमें लाखों बुरे पेज भी मिल जाते हैं, मतलब जो हमारे काम के नहीं है, अश्लील पेज भी मिलते हैं जिनका बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आयु से पहले ही वो बड़े हो जा रहे हैं। जो समाचार उनके मतलब का नहीं है वो भी खोज सकते हैं ना। इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख ही रहे हो। लेकिन दुरुपयोग से ये है कि साइबर क्राइम है या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो हमारी मानवता के हित में नहीं है। बट हर चीज़ का जैसे पता होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें बुरे पक्ष को छोड़ देना चाहिए और अच्छे पक्ष का उसका यूज़ करना चाहिए। यही तो है साइंस का फ़ायदा। अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भाई संचार का बहुत सशक्त माध्यम है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। काफ़ी गहराई तक ये हमारे जीवन में समा गया है। टीवी, रेडियो, इसके अलावा हमें इंटरनेट का सहारा लेना ही है। महानगरों में युवाओं ने सूचना के आदान प्रदान के लिए इसे मुख्य साधन के रूप में अपना लिया है। टिकटों की बुकिंग हो, टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल जमा करना हो, हम इंटरनेट की मदद लेते हैं। जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, सुगम बना दिया है। इसके अलावा जनसंचार माध्यम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी मजबूत बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाते हैं। स्टिंग ऑपरेशनों में भी ये हमारे काम आते हैं। अब नेगेटिव प्रभाव तो इसके आप जानते ही हो। इन्होंने लोगों को थोड़ा सा काल्पनिक कर दिया है। लुभावनी कथाएँ इत्यादि जो है, इससे लोग नकली दुनिया में जीने लग गए हैं। जनसंचार माध्यमों ने खासतौर पर सिनेमा पर यह आरोप लगता रहा है कि इन्होंने समाज में हिंसा बढ़ाई है, अश्लीलता बढ़ाई है और असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है या अनिश्चय में है। अखबारों और टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा ये उकेर करके दिखा देते हैं। लोग डर भी जाते हैं। जैसे कोरोना हुआ था, उसको इतना ज़्यादा दिखाया कि कितने लोग तो कोरोना से नहीं, हार्ट अटैक से मर गए। उनको हार्ट अटैक आ गया देख करके, है ना। तो ये चीज़ भी होती है। और अधिकांश जनसंचार जो माध्यम है उन पर कंपनियों ने अपना आधिपत्य, स्वामित्व जमा लिया है। तो उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खान पान तक में लोगों की रुचियाँ और आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यमों की जो भूमिका देखी जा सकती है वो खास है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये तो आप जान ही रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी लिपि से मुद्रण तक का सफ़र, थोड़े से भाग में बताऊंगी। लिपि जो थी उसका आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व
मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों का प्रयोग किया था। चित्रलिपि या प्लेक्टोग्राफी इसी तरह का एक प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप ले लिया। यह चित्रलिपि का संबंधित रूप था। चित्रलिपि में छोटा सा वृत्त सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी के संदर्भ के अनुसार उसमें ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा। लिपियों के विकास के अगले चरण में और भी महत्वपूर्ण थे। एक और लोनोग्राफी का विकास हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। इसी लिपि को शब्द लेखन भी कह सकते थे। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत करके उसे केवल भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया। अब लिपि के माध्यम से मनुष्य ने पत्तों, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर, चमड़े, वस्त्र आदि पर लिख लिख कर अपने संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का यत्न किया। लिपि एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति थी, जिस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज में ऊंचा स्थान मिलता। ये दूसरी बात है कि आगे चलकर इसी ज्ञान का व्यापक प्रसार भी हुआ। इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव कागज और छपाई के मेल से हुआ। चीन के साई लुन ने कागज का आविष्कार किया, जिन्होंने 21वीं सन 105 में वृक्षों की कुटी हुई छाल, सन, पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों का उपयोग से कागज बनाया। 500 वर्षों तक ये शिल्प चीन में ही रहा। 7वीं सदी के आरंभ में ये कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने शहतूत वृक्ष की छाल से कागज बनाना आरंभ किया। इसी देश में सन 770 में सांचों से मुद्रण आरंभ हुआ। चल टाइप के आविष्कार से मुद्रण को नया रूप मिला। इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जिसने सन 1400 और 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। इसकी 428 पंक्तियों को गुटेनबर्ग बाइबिल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुला। इस तरह ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ी हैं। पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ाया और वह क्रमशः सर्वसुलभ होने लगा।